भारत के अंदर भारत का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा या भारत के अंदर जन्मी भी जो भी उपासना विधियां हैं वे वैदिक परंपरा को मानने वाले होंगे, बौद्ध होंगे, जैनी होंगे, सिख होंगे या किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो गौ माता की उपासना न करता हो। भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है, गौ माता को अपने जीवन का हिस्सा मानता है, अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उसके प्रति पूरी श्रद्धा का भाव रखता है। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं, सिख गुरुओं के इतिहास हैं आपके सामने। जब कोई आक्रांता गौ हत्या करता था या कोई कसाई गौ माता की हत्या कर रहा है तो सिख वीरों ने वहीं पर उसका काम तमाम करने का काम भी किया है जो गौ माता की हत्या कर रहा है। ये उन कालखंड में जब देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं के साये में जब देश जी रहा था। गौ आधारित खेती, उस गौ माता पर आधारित खेती होती है तो गौ माता की रक्षा भी करती है, यानी पुण्य का भागीदार भी हमें बनाती है। आज लोगों ने खेती बाड़ी से अपने आप को दूर करने का प्रयास किया, शॉर्टकट का रास्ता अपना दिया, परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। बैलों का उपयोग करना बंद कर दिया, गाय का दूध पिएंगे और सड़कों पे छोड़ देंगे और वो फसल नुकसान पहुंचाएंगे तो गाली मुझे देंगे। आप सोचो ना, दूध पिएंगे हो और खेत में अगर बैल गाय चली गई तो गाली मुझे देंगे। आप मुझे भाई दे, हम यूपी के अंदर हमने ये हमारा संकल्प भी है, क्योंकि हमारा संस्कार है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है, 14 लाख गौवंश 7,700 से अधिक गौशालाओं में वर्तमान में रह रहे हैं, उनकी देखभाल राज्य सरकार करती है। दूसरा, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में हमने अन्नदाता किसानों से कहा कि आप 4 गौवंश कोई भी ले लें, बछड़े हैं, गाय है, बछिया है, जिसको भी आप रखना चाहते हैं रखिए, हम आपको पैसा देंगे। एक गाय पे 1500 रुपया महीना हम देंगे, एक गाय पे 1500। अगर 4 रखेंगे तो 6000 रुपया देंगे, लेकिन देखभाल ठीक होनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए, गाय बीमार नहीं दिखनी चाहिए। उसको हमने सहभागिता योजना के अंतर्गत किया। लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारे पास किसानों ने ऐसी गायों को रखा है, ऐसा गौवंश रखा है। और तीसरी है कुपोषित परिवारों के लिए। देखिए, समाज में अगर कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ है, अभावग्रस्त है, कोई बच्चा कुपोषित है, तो ये कुपोषण का शिकार केवल वह परिवार नहीं है, समाज की विकृति का भी परिणाम ये बताता है। हमारी संवेदना उस परिवार के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि वह बच्चा एक परिवार का बच्चा हो सकता है, लेकिन वह धरोहर है हमारे समाज की भी और देश की भी। इसलिए उसको स्वस्थ जीवन जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा सहभागिता योजना, एक स्कीम हमने कुपोषित माता के लिए और बच्चे के लिए रखी है कि हमारी निराश्रित गौआश्रय स्थल पर में जो एक गाय हैं, इन गाय में से कोई गाय अगर ब्याई हुई गाय है, उस गाय को वह परिवार ले ले
उसकी देखभाल करें, दूध वो पी ले, उसकी देखभाल करें, उसके लिए भी हम उसको 1500 रुपया महीना उस गाय के लिए घचारा के लिए उपलब्ध करवाएंगे। हम करवा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 1 लाख के आसपास गोवंश इस आधार पर भी हम लोगों ने दिए हैं और लोग उसके माध्यम से उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं, उन परिवारों तक दूध भी मिल जा रहा है, क्योंकि देसी गाय का दूध होगा तो हिष्ट पुष्ट होगा, कम दूध देती है लेकिन मजबूत होता है। भारत विकसित होगा तब, उत्तर प्रदेश विकसित होगा जब, उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब कानपुर विकसित होगा। कानपुर विकसित तब होगा जब यहां का अन्नदाता किसान विकसित होगा, जब यहां का अन्नदाता किसान समृद्ध होगा, यहां का व्यापारी समृद्ध होगा, यहां का कारीगर समृद्ध होगा, यहां के हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर युवा के हाथ को काम हो, तब कानपुर समृद्ध होगा। और उसी समृद्धि के लिए हमें जो तरीके अपनाने हैं, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वावलंबन से होता है, प्रावलंबन से नहीं, दूसरे पर निर्भर रह करके नहीं, अपने स्तर पर प्रयास करना, अपने संसाधनों पर विश्वास करना। याद रखना, मोदी जी जो बात कहते हैं वह एक बहुत दूर दृष्टि की होती है। उन्होंने जब इथेनॉल की बात की, उन्होंने जब बायो कंपोस्ट की बात की, जब उन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस की बात की और जब सीएनजी की बात की, उन्होंने कहा ईंधन का स्रोत तो हमारा अन्नदाता किसान है, हमारी गौमाता है, हम वहां से सीएनजी बनाएं, अन्नदाता किसान अपने खेत की पराली को जलाए ना, उससे सीएनजी और इथेनॉल बनाने में योगदान दे, कंप्रेस्ड बायोगैस बनाए, भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दें। काम शुरू हुआ। आप देखो कितना बड़ा संबल बना यही। जब वैश्विक ऊर्जा संकट आया, दुनिया तबाह थी, भारत तन करके खड़ा था, भारत उसका सामना कर रहा था। भारत के अंदर महंगाई बढ़ी नहीं, कंट्रोल रही। ये विपक्ष का काम है चिल्लाना, हमेशा चिल्लाता है, चिल्लाता रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। लेकिन जब भारत दुनिया के इस वैश्विक संकट में भी उन चुनौतियों का सामना करते हुए काम कर रहा है, ये भारत के अन्नदाता किसान की, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर अन्नदाता किसान की समृद्धि का आधार है। और उस आधार पर आगे बढ़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यह कार्यशाला सफल हो, विकसित भारत की आधारशिला बने, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो, यह विकसित भारत की आधारशिला बनने वाले हैं। इसलिए स्वस्थ जीने का अधिकार सबको मिले, इसकी शुरुआत हमारी खेती से होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती उसका आधार बन सकती है, भारत की समृद्धि का आधार बन सकती है, अन्नदाता किसान के मुनाफे को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकती है, उसकी लागत को कम कर सकती है, उत्पादन को बढ़ा करके उसके मुनाफे को काफी अच्छा समृद्ध कर सकती है। यह प्राकृतिक खेती से संभव है। उस प्राकृतिक खेती की उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके डेमोन्स्ट्रेशन का आधार बनाया।